इलेक्ट्रिक ब्रश जो है वो ओवररेटेड है। लोग समझते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। लोग समझते हैं कि पेस्ट कर अच्छी पेस्ट ले ली तो आपके दांत सब सही हो जाएंगे, वो एकदम गलत है। जो आपको टीवी पे जो ऐड दिखते हैं वैसा नहीं होता है। ये आगे के दो दांत ही में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों रहती है और इसको सॉल्व कैसे करा जाए सर? एक्चुअली जो आगे के दो दांत आप बोल रहे हो तो वो ये जब 6 साल का बच्चा होता है तो ये 6 साल के इसमें सबसे पहले जो दांत बनने लगते हैं वो सामने के दांत होते हैं। सर एक स्माइल जो होती है इंसान की, अगर वो अच्छी हो स्वस्थ दांतों के साथ, तो क्या ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है इंसान का? एक ब्रश को आपको चलाने का एक मूवमेंट होता है। अपन नॉर्मली लोग 2 सेकंड 5 सेकंड बस घिस के चले गए तो वो गलत टेक्निक होती है, जिससे वो दांत खराब होते हैं, घिस जाते हैं। ऐसा क्या करा जाए कि बच्चों की जो डेंटल हेल्थ है वो बचपन से ही स्वस्थ बनी रहे और आगे जाके उनको उसका फ़ायदा मिले? इंडिया में सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे, ज़्यादा ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है, सड़ भी गए तो। रूट कैनाल जो प्रोसेस होता है वो होता ही इसलिए है कि जो आपको पेन होता है दांत में, जब वो दांत सड़ जाता है, आपके नर्व तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, तब आपको दर्द होता है बहुत। आजकल अलाइनर्स है, अलाइनर्स आपने नाम सुना होगा, इनविजिलाइन अलाइनर्स, बहुत सारे नाम टर्म्स होते हैं, मैक्सिमम यही चलते हैं। तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उससे हम लोग दांत सीधे करते हैं। सर आई एम अ बिग फैन ऑफ ऋषभ रिकीराम। उनके दांतों को मैंने ऑब्जर्व करा है, देयर इज सम ग्लिटर एंड डायमंड्स विच आर देयर। हमारे दादा परदादा लोग जो हैं वो कई बार अपने को ये बोलते हैं कि हमारे ज़माने में हम दातून यूज़ करा करते थे, नीम का जो आता है। तो वाकई में क्या ये जनरेशन जो है उन्हें दातून पर जाना चाहिए? जो अभी अपन खा रहे हैं जंक फूड, वो इतना जंक फूड था ही नहीं। तो इतना जंक फूड जब उस समय तो उनके वैसे ही हेल्दी थे। अभी आप बोलो कि आप ये ब्रश छोड़ के आप दातून पे जा रहे हो तो आप तो ये समझ लो कि आप कार छोड़ के बैलगाड़ी पे जा रहे हो। Hi, I am Akash Joshi, and today in our show we have a very renowned dental surgeon from Indore, Dr. Pratik Singh Bhatia. Dr. Pratik Singh Bhatia have 17 plus year of experience in a dental field. He is the founder of Dr. Bhatia's Dentofacial Square. Dr. Pratik not only believe in giving treatments to his client, he believed that his client have a long-term oral health, should have a smiling face always, and should have a healthy lifestyle altogether. So welcome डॉक्टर साहब, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी आकाश जी, आपका स्टूडियो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। सर आपकी जर्नी के बारे में बताइए, हाउ यू हैव बीन इनटू दिस फील्ड, कैसे आपने डॉक्टरेट करा, क्यों आपको इंटरेस्ट आया, एंड यू नो आपकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? मेरे पापा ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, तो मैंने हमेशा उन्हें बचपन से देखा है काम करते हुए। तो शुरू से बचपन से मुझे लगता था कि कुछ करेंगे तो यही करेंगे। जब वो वहाँ पर हर टाइप के लोग आते थे और उनकी जो पापा हेल्प करते थे, और बाद में जो वो लोग आखिरी में दुआएं देते थे और जो पापा का रिस्पेक्ट करते थे, मेरे को वो देख के बहुत अच्छा लगता था। तो शुरू से मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं वो था। और धीरे धीरे वही होता है कि आप अपने पॉइंट्स कनेक्ट करते हो तो कहीं ना कहीं आप पहुँचते हो। तो मैं डेंटल लाइन में पहुँचा और यहीं इंदौर से मैंने CDSS से करा। 2008 में हमने कंप्लीट करा। और 2008 के बाद यही था कि पापा उस समय बड़वानी में थे बहुत सालों से, तो वो चाहते थे कि मैं वहाँ आऊँ, पर मैंने बोला था कि नहीं, मेरे को अपने उस पर बेस अपना एक तैयार करना है। फिर मैंने यहाँ पर 180 स्क्वायर फीट का एक रेंट से चालू करी थी, जो 3-4 साल पे मैंने 500 स्क्वायर फीट की खुद की जगह ली। और वो थी एक सिंगल चेयर से स्टार्ट करके फिर 2 चेयर पे आया, और अब मैं 2000 स्क्वायर फीट पे अपनी 4 चेयर के साथ हूँ। और अभी भी जर्नी तो चली रही है, देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचेंगे। ओके, दैट्स रियली इंस्पायरिंग सर। डॉक्टर भाटिया डेंटोफेशियल स्क्वायर जो है सर, ये यूनिक कैसे है और ये क्लाइंट्स को क्या बेटर सुविधाएं प्रोवाइड करता है सर? जैसा कि मैंने बताया कि मेरे को शुरू से जो मैंने देखा था, रिस्पेक्ट देखा था, मैंने हर चीज़ देखी थी हेल्प करने का। तो यहाँ पर जो पेशेंट आता है तो वो ऐसा सिर्फ क्लाइंट नहीं देखते हैं, हमारा यहाँ पर स्टाफ भी इवन हाँ हम ये देखते हैं कि सामने वाला कोई प्रॉब्लम लेके आया है, हाँ कोई दर्द में आता है, कोई रोते हुए आता है, कोई प्रॉब्लम के साथ आता है जो खा नहीं पा रहा है, कुछ हो रहा है,
और हम हमारा सबका मोटो यही रहता है कि यहाँ से वो जाए तो हंसते हुए जाए, एक स्माइल लेके जाए। तो हमारा शुरू से मोटो मेनली वही था कि जो भी आ रहा है वो बहुत खुशी खुशी जाए हमारे पास, और हमेशा के लिए ऐसा नहीं हो कि सिर्फ हम उसका एक शॉर्ट टर्म कोई काम कर दें। जो भी वो आए वो प्रॉब्लम्स की हमेशा के लिए दूर हो जाए। तो हम इसी मोटो के साथ काम करते हैं, और हमारा वो मोटिव भी उसी के कारण हम आज इतने यहाँ तक सक्सेस हमको मिली है, और लोग हमें इतना प्यार करते हैं। ओके सर, मैंने डॉक्टर भाटियास के बारे में बहुत पढ़ा है, सुना है, मैंने विज़िट भी करा है। ये मॉडर्न डेंटिस्ट्री को कैसे सपोर्ट करते हैं आप लोग? क्या इक्विपमेंट्स हैं विच इज़ फैसिलिटी फॉर द पेशेंट्स विच आर देयर? मॉडर्न एंटी एक्चुअली क्या होता है कि जो मेडिकल लाइन कोई भी हो, मेडिकल लाइन बहुत जल्दी चेंज होती है। हर 3 से 4 साल में यहाँ पर नई मशीन्स आ जाती हैं, टेक्नोलॉजी पूरी चेंज हो जाती है। तो आपको उसके साथ अपग्रेड करना पड़ता है, आपको सीखना भी पड़ता है और मशीन्स भी लाना पड़ती है। तो अभी फ़िलहाल मैं नई में एक जीबीटी मशीन लेके आया हूँ, जो स्वीडन की मशीन है, जो अभी यहाँ पर कहीं भी नहीं है, किसी के पास नहीं है। पहले आपके जो दांत साफ होते थे वो एक मशीन से करते थे, तो पेशेंट क्या होता था कि वो इरिटेट होता था, उनके दांतों को घिसने क्या होता था, या जो भी उनको अच्छा नहीं लगता था, तो नई पेशेंट करवाते थे। और ये एक्चुअली एयर फ्लो टेक्नोलॉजी है, वाटर एयर फ्लो, जो पूरे तरीके से साफ कर देता है बिना दांत को टच करे। किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, पेन नहीं होता, सेंसिटिविटी नहीं होती। तो इस तरीके की मशीनें हैं जो ऑलरेडी पहले से है बाहर फॉरेन में, जो यहाँ पर पता नहीं थी। हम वो ऐसी मशीन्स को भी हम यहाँ लेके आ रहे हैं ताकि हम लोग पेनलेस ट्रीटमेंट दे पाए। हम शुरू से जो भी करते हैं काम, हम कोई भी काम करें तो पेनलेस करते हैं, पेशेंट को किसी में प्रॉब्लम नहीं होती है। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप पेनलेस ट्रीटमेंट डेंटल में प्रोवाइड करते हैं जीबीटी मशीन के थ्रू, क्या है इस मशीन में ऐसा क्या खास है जो कि पेशेंट को ज़्यादा अच्छी सर्विस दे पाता है? एक्चुअली क्या होता है कि जो पहले जो मशीन होती है उसके स्केलर होता है। वो स्केलर का क्या होता है कि स्केलर को उसके अंदर दांतों के ऊपर से उसके ऊपर अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस होते हैं, तो उससे जो आपका जो गंदगी जमा होती है उससे निकालते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा उसके अंदर गर्म भी होता है, थोड़ा सा उसके फ्रिक्शंस के कारण, और पेशेंट को सेंसिटिविटी लगता है बहुत ज़्यादा। जब दांतों के ऊपर जाता है तो इरिटेशन होती है, और उसकी साउंड भी एक ऐसी होती है जो पेशेंट को पसंद नहीं आती है। और लेकिन ये जो मशीन है इसके अंदर जो है एक पेटेंट, इनका एक पाउडर है स्वीडन का, एक पेटेंट है। वो जो पाउडर है वो हेल्प करता है सारी गंदगी को निकालने में, और वो निकालने के लिए भी एक स्पेशल उनका हैंड पीस है, जिसमें प्रेशर से पानी के साथ वो पाउडर का मिक्स होके आता है। तो उसके कारण क्या होता है कि वो जो गंदगी को भी निकालता है, एक आपकी सेंसिटिविटी भी नहीं होती है, उससे लेयर भी बना देता है, और पेशेंट को उससे कोई इरिटेशन नहीं होती है। तो बिना टच करे, बिना कुछ करे, वो एक बायोफिल्म जो होती है दांतों के ऊपर की, वो पूरी बायोफिल्म निकाल देता है। ओके। तो और वो भी जैसे जो किसी को 2-2 3-3 सीटिंग लगती थी साफ़ करने में, ये एक ही सीटिंग में काम हो जाता है, 15-20 मिनट में पूरा क्लीन हो जाता है। ओके ओके सर, मैंने बहुत लोग को देखा है ब्रेसेस लगाते हुए। सर, इसके क्या फ़ायदे होते हैं एंड डॉक्टर भाटिया क्लिनिक इसको कैसे पेनलेस तरीके से प्रोवाइड कर सकता है पेशेंट्स को? ब्रेसेस जो है जो एक दांतों को टेढ़ा मेढ़ा दांत जो होते हैं उनको सीधे करने की एक प्रोसेस है, और जो वायर लगाते हैं उसमें जो दांतों के ऊपर फिक्स करते हैं उसको ब्रेसेस बोलते हैं। और ये पूरे ट्रीटमेंट को बोलते हैं ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है ये। और जो 1 से 2 साल के बीच में करीब ट्रीटमेंट होता है, और ये फिक्स ट्रीटमेंट होता है। जो एक बार दांतों में लगा दिया है तो जब दांत सीधे हो जाते हैं तब वो हटता है। और हम लोग जो लगाते हैं, हमारे पास पूरी इसकी टीम है, सब स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स भी हैं साथ में, और इनके साथ में हमारी 5-6 लोगों की टीम है जो प्रोवाइड करते हैं। वो हर टाइप के प्रॉब्लम्स होती हैं उसके अंदर, जो उसको पेनलेस, बिल्कुल भी पेनलेस में दर्द नहीं होता है जो हम करते हैं। अधिकतर क्या होता है, लोग बोलते हैं ब्रेसेस लगाते हैं तो दर्द हो रहा है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, खा नहीं पा रहे हैं, कुछ बोलने में दिक्कत आ रही है। हम जो यूज़ करते हैं, जो मटेरियल यूज़ करते हैं, वो मटेरियल बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी वाला यूज़ करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक तो वो हल्के होते हैं, ना तो वो दांत जल्दी जल्दी टूटते हैं, और ना वो चुभते हैं। तो पेशेंट को बहुत कंफर्ट के साथ वो रहते हैं, तो बच्चों को भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये वाली उससे ट्रीटमेंट भी फास्ट होता है। तो हम जो ब्रेसेस वाली प्रोसेस कर रहे हैं वो फास्ट भी है, पेनलेस है, और बिना कोई प्रॉब्लम के जल्दी प्रोसेस करने वाली चीज़ें हैं। सर, ब्रेसेस जो है इट्स एन ओल्ड टेक्निक, जितना मैं समझ पाया हूँ। क्या कोई ऐसी टेक्निक है जो कि दांतों को अलाइन कर सके 2 साल में नहीं, कुछ ही समय के अंदर, और बिना पेन के, बिना इतनी हैवी चीज़ के? क्या ऐसा कोई ट्रीटमेंट होता है?
आजकल अलाइनर्स है, अलाइनर्स आपने नाम सुना होगा, इनविजिलाइन अलाइनर्स, बहुत सारे नाम टर्म्स होते हैं, मैक्सिमम यही चलते हैं दो। तो उसके अंदर एक ट्रांसपेरेंट शीट होती है, उससे हम लोग दांत सीधे करते हैं। वो हम लोग जो है इसका सबसे लेटेस्ट वाला ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं। इसके अंदर बहुत और फास्ट हो जाता है ट्रीटमेंट। मतलब अगर आपके ब्रेसेस में 2 साल लग रहे हैं तो ये 8 से 9 महीने के अंदर आपका कंप्लीट कर देता है। और इसमें तो आपका पता भी नहीं लगता है कि जिस पेशेंट ने अगर चल रहा है ट्रीटमेंट, तो वो ट्रांसपेरेंट होता है पूरा। तो ना पेशेंट को पता लगता है, ना किसी बाहर वाले को पता लगता है कि वो ट्रीटमेंट करवा रहा है। और उसके अंदर पेन कुछ भी नहीं होता है। और वो पेशेंट के साथ सबसे अच्छा ये रहता है कि वो निकाल सकता है खुद, और खुद पहन सकता है। तो पेशेंट को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होती है, और फास्ट भी होता है। और हम लोग जो यूज़ करते हैं, जो शीट आती है ट्रांसपेरेंट, वो भी अगेन बहुत हाई क्वालिटी वाली होती है। तो वो ब्रेक नहीं होती है एक तो सबसे पहले, और वो बहुत फास्ट रिजल्ट्स देती है, वही पेनलेस। सर जैसा कि आपने अलाइनर्स के बारे में बताया, बट अलाइनर्स इज ऑल्सो अवेलेबल ऑनलाइन, सो वाई अ पर्सन शुड नॉट गो ऑनलाइन एंड वाई शुड ही शुड कम डाउन टू डॉक्टर्स भाटिया? आकाश जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि आजकल ये ऑनलाइन बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, जिसमें ऑनलाइन कम प्राइस बता बता के पेशेंट को ऐसा लगता है कि ये आधी प्राइस में हमको चीज़ें मिल रही हैं। उसके अंदर क्या होता है कि पेशेंट सारे पैसे, वो एक बार में पूरे पैसे लेके आपका सारी की सारी शीट्स आपको भेज देंगे। वो शीट्स आपको पता नहीं वो फिट हो रही है नहीं हो रही है, आपको आगे जाके उसमें कोई रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, आपको कुछ भी नहीं पता है, और उसकी कोई भी जवाबदारी नहीं लेते हैं। बाद में वो लोग आपको मिलेंगे भी नहीं। तो सबसे ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है जो बच्चे वापस वो पूरे बॉक्स के बॉक्स हमारे पास लेके आते हैं कि सर हमने ये ऑनलाइन बुलाया था और ये कुछ भी फिट नहीं हो रहा है, अब क्या करें। उनका ट्रीटमेंट वापस जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है, और कई बार तो और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। और उसकी जो क्वालिटी होती है, वो क्वालिटी भी ऐसी यूज़ करते हैं कि आप वो टूट जाती है। वो नॉर्मली जो शीट होती है वो 14 डेज़ 15 डेज़ चलना चाहिए। अगर वो भी नहीं चल रही है तो वो टूट जाती है, तो उसके फिर से पैसे मांगते हैं कि नई शीट बनाने के आप फिर से पैसे दो। तो इस तरीके के बहुत सारे फ्रॉड्स हैं। और ऑनलाइन में क्या होता है कि डॉक्टर नहीं देख रहा है कि आपका क्या, आप सही लगा रहे हो नहीं लगा रहे हो, आपने पूरा फिटिंग है नहीं है, दांत का मूवमेंट सही हो रहा है नहीं हो रहा है, कहाँ पर प्रेशर देना है, कहाँ पर स्पेस क्रिएट करनी है, ये सब डॉक्टर बीच बीच में करते रहते हैं। तो वो अगला प्रोग्राम पूरा सही मैनुअली पूरा सही चलता है। और अगर वो बिना डॉक्टर के परामर्श से हो रहा है तो वो आगे जाके प्रॉब्लम आना ही है। ओके, अलाइनर्स के और क्या फ़ायदे हैं सर ब्रेसेस के ऊपर, या कौन ऐसे कस्टमर्स हैं जिनको अलाइनर्स लगाना चाहिए? अलाइनर्स अब अधिकतर जैसे कुछ आते हैं जिनकी शादी है, हाँ, और कुछ है कॉलेज गोइंग किड्स हैं आजकल, वो हाँ, प्रिफर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि सर ये सामने दांत अच्छे नहीं दिखते हैं, हाँ, वो शादी में नहीं जा पाते हैं, इवेंट्स घर के इवेंट्स होते हैं, उनको दिक्कत होती है, क्योंकि एक बार ब्रेसेस लगा दिया तो वो कभी भी आखिरी में ही निकलेगा, हाँ, बीच में नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, इसके साथ क्या होता है कि पता ही नहीं लगता है कि आप ये ट्रीटमेंट करवा रहे हो। हाँ, तो जो कुछ बच्चे चिढ़ाने वाली कहानी होती है वो नहीं होती है। हाँ, और खासकर जो यंग गर्ल्स हैं, हाँ, जो कॉलेज जा रही हैं, जो वर्किंग है, हाँ, उस समय नहीं करा पाई और लेकिन अभी उनको कराना है, तो वो भी करवा सकती है बिना किसी को पता लगे। हाँ, तो ये बहुत, और सबसे ज़्यादा है कि टाइम बच जाता है, आपका हाँ, टाइम बहुत कम हो जाता है। और हम जो यूज़ करते हैं शीट्स, हाँ, वो उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है कि वो पूरा पता ही नहीं, लगाने के बाद कोई बता ही नहीं सकता कि आपने शीट पहनी है कि नहीं पहनी है। ओके, तो बहुत इजी हो जाता है सब के लिए, हर बड़ों के लिए भी। और जो कॉलेज में हैं, जो बच्चे हैं, हाँ, और या स्कूल जा रहे हैं या कॉलेज जा रहे हैं, या फिर वो वर्क का कुछ काम पे जा रहे हैं, या जिनको शादी करनी है, हाँ, और इवन कुछ शादी करने के बाद भी करवाते हैं, हाँ, तो किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। ओके। सर रिसेंटली आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू अ ट्रीटमेंट, मैंने स्केलिंग करवाई थी अपने दांतों की, बट उसके बाद काफ़ी लंबे समय तक मेरे को सेंसेशन रहा। मैं आइसक्रीम खाता है, कुछ भी नॉर्मल भी खाना खा रहा था तो बहुत सेंसेशन थे। ये क्यों होता है, और क्या इसकी कोई बेटर ट्रीटमेंट है स्केलिंग से बेटर? आपने जीबीटी यूज़ नहीं करवाई होगी। जीबीटी? जीबीटी जो है वो हमारे पास है मशीन, जो कहीं भी नहीं है। जो अभी इंडिया में ही 8, मुश्किल से 8 या 9 जगह हैं। वो भी जो दिल्ली, बॉम्बे, ऐसी बड़ी सिटीज़ में है। इंदौर में पहली बार हम लेके आए हैं इसे। और वो मशीन ही इसलिए बनी है कि जो उसके अंदर दांत को बिना टच करे आपका एयर और पानी के प्रेशर जो होता है, एयर फ्लो सिस्टम होता है, उससे पूरा साफ़ हो जाता है। तो पेशेंट को कोई सेंसिटिविटी नहीं होती है। और जो भी आपकी गंदगी जमा है, कैसी भी गंदगी जमा है, वो एक सीटिंग में ही निकल जाती है। पेशेंट को बार बार चक्कर नहीं लगाना पड़ता है।
और उसके साथ में एक स्पेशलाइज्ड पेटेंट पाउडर होता है जो साथ में एक पॉलिशिंग साथ में होती है। तो पेशेंट को सेंसिटिविटी वाला काम होगा ही नहीं। तो अगली बार आप हमसे जीबीटी करा के देखें तो आपको मालूम पड़ेगा डिफरेंस। तो मेरे व्यूअर्स के लिए, अगर आपको सही ट्रीटमेंट चाहिए बिना सेंसेशन के, अगर आपको अपने दांत क्लीन कराने, स्केलिंग हो रहा है, उसको हटवाना है, तो डॉक्टर भाटियाज़ क्लिनिक आपको जाना चाहिए। और जो इंदौर की सबसे फर्स्ट टेक्नोलॉजी है जीबीटी टेक्नोलॉजी, इसका इस्तेमाल करके देखना चाहिए। सो आपका बिना सेंसेशन के आपके दांत पूरे क्लीन हो जाएंगे। ग्रेट। सर, स्माइल मेकओवर क्या होता है? सर स्माइल मेकओवर जो होता है उसके आप जैसे जो वो लोग ऑर्थो का ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं, ब्रेसेस नहीं लगवा पाते हैं, लाइनर्स नहीं लगवा पाते हैं, उनके दांत जो टेढ़े मेढ़े हैं वो इसमें क्या होता है कि स्माइल करते हैं तो वो बहुत गंदे दांत दिखते हैं। तो वो जब उन्हें चाहिए कि उनका ट्रीटमेंट करते हैं, हम पूरे स्माइल का एक ऐप होता है हमारे पास। उस ऐप से एक पर्टिकुलर स्माइल का सब मेजरमेंट के हिसाब से कितनी अच्छी आपकी स्माइल दिखेगी, उसके हिसाब से क्या दांत का साइज़ होना चाहिए, वो साइज़ के हिसाब से हर एक दांत का आपको लगाते हैं। उसके अंदर विनियर्स होता है, एक विनियर्स प्रोसेस होती है जो उसके ऊपर एक लेयर बनाते हैं हम। केपिंग होती है जिससे केपिंग करके करते हैं। मतलब एक फिक्स होता है जो दांतों के ऊपर कुछ चिपकाते हैं, उससे आपको दांतों को हम स्ट्रेट कर देते हैं। और साथ में स्ट्रेट के साथ में जो ओरिजिनल उसका साइज़ होना चाहिए, जो आपके स्माइल आपकी स्माइल को इन्हांस करे, तो उसके हिसाब से सारा प्रोग्रामिंग होता है वो पूरा। तो प्रोग्रामिंग होके फिर हम उस चीज़ को ट्रीटमेंट करते हैं, उसको स्माइल मेकओवर बोलते हैं। So smile makeover से my smile will be always shining and good and it will suit my face, right? या तो सबका अलग अलग होता है। हर फेस का एक पर्टिकुलर स्माइल उसी उसमें अच्छा लगेगा वो। ओके। ऐसा होता है। हर किसी एक को आप एक ही साइज़ नहीं दे सकते हो। किसी को बड़ा करना है, किसी में दांत किसी में छोटा करना पड़ेगा, किसी के ऊपर के दांत ज़्यादा दिखाना पड़ेंगे, किसी के नीचे के दांत दिखाना पड़ेंगे। तो इस तरीके से एक पूरा कंप्यूटर पे पहले उसको प्लानिंग होती है, स्कैनिंग होती है, उसके बाद फिर सब चीज़ें उसको हम लोग प्लान करके उसको करते हैं। ओके 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 ओके, ग्रेट। सर, हम जब भी डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो जनरली किसी भी ट्रीटमेंट करने के पहले वो आपके माउथ जो है उसका एक साइज़ लेता है, उसके लिए वो प्लास्टर जो है उसका एक मटेरियल अंदर डालता है। बड़ी अनहाइजीनिक सी प्रोसेस लगती है सर, और थोड़ी डिस्कम्फर्ट होता है। क्या इसका कोई ऑप्शन रहता है मार्केट में? नई टेक्नोलॉजी जैसी आ रही है आजकल इसमें स्कैन आ गए हैं, डायरेक्ट हम लोग स्कैन कर लेते हैं। मुंह के अंदर कोई भी प्लास्टर कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरा का पूरा मॉडल स्कैन होके हमारे पास कंप्यूटर में आ जाता है। उस कंप्यूटर से हम 3D मॉडल बना लेते हैं और वो 3D मॉडल से सब चीज़ें हो जाती है। तो हम तो बहुत टाइम से स्कैनर यूज़ कर रहे हैं, तो आजकल हम लोग ये प्लास्टर वाली चीज़ें यूज़ नहीं करते हैं, या आउटडेटेड हो गई हैं सब। ओके। और इसमें पेशेंट को कुछ भी दिक्कत नहीं होती है। सर, एक रूट कैनाल हमेशा से हम सुनते हैं, काफ़ी पेनफुल प्रोसेस होता है रूट कैनाल, पहले भी जब आपको करवाना होता है उसके पहले भी और शायद बाद में भी। तो इसको कैसे सुलझाया जाए सर? रूट कैनाल जो प्रोसेस होता है वो होता ही इसलिए है कि जो आपको पेन होता है दांत में, जब वो दांत सड़ जाता है, आपके नर्व तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है, तब आपको दर्द होता है बहुत। और उसको पेन को रिलीव करने के लिए रूट कैनाल होता है, दांत को बचाने के लिए होता है। हम जो रूट कैनाल करते हैं वो पेनलेस रूट कैनाल करते हैं, उसमें दर्द नहीं होता है। और उसके अलावा हम लोग सिंगल सिटिंग करते हैं, एक बार में आपका हो जाता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ, कुछ केसेस होते हैं जिसमें इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ी सिटिंग लेना पड़ती है, वो मिनिमम सिटिंग्स लेना पड़ती है। लेकिन पहले 3-3, 4-4, 5-5 सिटिंग होती थी, तो वो हम सिंगल सिटिंग, एक सिटिंग में ही हम उसको कंप्लीट कर देते हैं, वही पेशेंट को कुछ भी दर्द हुए बगैर। ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट सर। सर, जनरली ये देखा गया है कि बच्चों की जो डेंटल हेल्थ है उस पर पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते हैं। बचपन से अपन लोग सुनते हैं दूध के दांत हैं, गिर रहे हैं। ऐसा क्या करा जाए कि बच्चों की जो डेंटल हेल्थ है वो बचपन से ही स्वस्थ बनी रहे और आगे जाके उनको उसका फ़ायदा मिले? काश, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों के साथ में अपन जो आजकल जो इंडिया में सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि ये तो दूध के दांत हैं, गिर जाएंगे, ज़्यादा ध्यान, कोई दिक्कत नहीं है, सड़ भी गए तो। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब दूध का दांत होता है वो एक गाइडिंग प्लेन है। आपका जो नया दांत बन रहा है, तो नया दांत सही पोजीशन पे आए, उसके लिए ये दूध का दांत की सही पोजीशन होना ज़रूरी है। अगर वहाँ से वो हट जाएगा तो वो जो दांत आना है ओरिजिनल वाला, वो कभी भी उसकी सही पोजीशन पे नहीं आ पाएगा। या वो कुछ अर्ली स्टेजेस पे ऐसा होता है कि कई बार दांत बन भी नहीं पाता ऐसे। तो इसके लिए ये जो होता है, इसको प्रॉपर अपने को, जब एक तो बच्चा जब 6 महीने का होता है, तो एक तो उसका तब से ब्रशिंग पे ध्यान देना स्टार्ट कर देना चाहिए। जहाँ आपको दांत दिख रहा है
तो बहुत सारे ब्रश आते हैं, छोटे ब्रश होते हैं जिसकी मम्मी कर सकती है आराम से, है ना, या और कुछ नहीं तो कॉटन से आप जब दूध पिलाते हैं उसके बाद ऐसे सुला देते हैं, तो उसके बाद कॉटन लेके गर्म पानी में थोड़ा सा उसके जो जब दांत नहीं भी आए हों तो भी पोंछ देना चाहिए उसका मुंह अंदर से। तो उससे क्या होगा कि जो कैरीज होती है, जो आपने देखे होंगे छोटे बच्चों के एकदम सामने सामने के दांत काले हो जाते हैं, रैम्पेंट कैरीज बोलते हैं उन्हें, हम नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं, तो वो इसके कारण होती है, तो उसको आप बचा सकते हैं। और आपको जब दांत आ रहे हैं तो बीच में आपको डेंटिस्ट के पास आके एक हमारे पास खुद का इन हाउस ओपीजी मशीन है, जो अधिकतर लोग एक्सरे करवाने के लिए बड़ा एक्सरे बोलते हैं, बड़ा एक्सरे कराने के लिए बाहर जाते हैं, करवा के लाते हैं, तो पेशेंट को लगता है वो हमारे पास इन हाउस है स्पेशली बहुत टाइम से। तो वहीं पर आप एक एक्सरे करते हैं जिसके अंदर पूरे पहले के दांत जो बन रहे हैं उसकी भी आ जाती है, ये जो दांत होते हैं उसकी भी हमारे पास एक्सरे आ जाता है, तो पहले से कुछ गड़बड़ होने वाली होती है तो मालूम पड़ जाता है, तो आप उसको उसी समय आप बचा प्रिवेंट कर सकते हो कि आगे दिक्कत नहीं आए बच्चे को। और दूसरा बच्चों को आजकल बच्चे बहुत उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं, आप उनको रोक नहीं सकते, वो मीठा खाते हैं, तो उसके लिए एक फ्लोराइड लेयर बना देते होती है, पेस्ट होती है, फ्लोरिडेशन कर देते हैं दांतों में, तो वो जल्दी सड़ने से बचाते हैं, तो वो चीज़ करवाना चाहिए बच्चों के लिए, तो उससे बच्चों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, दिक्कत ख़त्म हो जाती है उनकी। सर मेरे व्यूअर्स के लिए एक थोड़ा सा आपसे टिप्स चाहते हैं। देयर इज लॉट ऑफ पेस्ट विच आर अवेलेबल इन मार्केट, सो कौन सा सही है कौन सा गलत है, या किस तरीके से अपने दांतों को डेली बेसिस पे स्वस्थ रखा जाए, आप कुछ बताएंगे इस बारे में? लोग समझते हैं कि आप पेस्ट कर अच्छी पेस्ट ले ली तो आपके दांत सब सही हो जाएंगे, वो एकदम गलत है। जो आपको टीवी पे जो एड दिखते हैं उस वैसा नहीं होता है। पेस्ट तो एक मीडियम है एक्चुअली, उसको आपको ब्रशिंग करने का एक मीडियम है। हाँ, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, जैसे कि आपका दांत में सेंसिटिविटी हो रही है तो आजकल सेंसिटिव वाली पेस्ट आ गई है, लेकिन हर कोई आदमी आजकल वही सेंसिटिव वाली यूज़ करने लग जाता है, वो गलत है। आपके दांत उससे क्या होंगे कि और ज़्यादा ख़राब होंगे अगर आपको नहीं है ज़रूरत। जैसे बच्चे हैं, जो मैं देख रहा हूँ कि घर पे तो कर ही रहे हैं वही बड़े लोग, बच्चे भी उसी से करने लग गए। बच्चों की पेस्ट अलग होती है, उनका एक फ्लोराइड लेवल बच्चों की पेस्ट में एक अलग लेवल का होता है जिसको ज़रूरी होता है, तो बच्चों की एक अलग पेस्ट होती है, हमेशा बच्चों वाली एक पेस्ट अलग लिखी हुई रहती है, वो यूज़ करना चाहिए। और जैसे किसी के दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं तो उसके लिए फ्लोराइड वाली यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप उसके लिए नॉर्मल एक होती है जो आपकी ब्राइटनेस बढ़ाती है, वो वाली पेस्ट आप यूज़ कर सकते हो। जिसको सेंसिटिविटी है बहुत ज़्यादा तो वो सेंसिटिव वाली पेस्ट यूज़ करें। पर मेनली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है आप ब्रश खुद कैसे कर सकते हो, क्या टेक्निक आपकी है। अगर सही टेक्निक आप यूज़ करेंगे तो आपको वो ज़्यादा फ़ायदे देगा। और स्पेशली आप कितनी बार ब्रश करते हो, आप एक बार करते हो, आप 2 बार करते हो, स्पेशली 2 बार तो करना ही चाहिए, एक बार सवेरे एक बार रात को सोने से पहले, बहुत ज़रूरी है। आपको सोने से पहले एक बार ब्रश करके आप सो, है ना। तो टेक्निक जो है, एक ब्रश को आपको चलाने का एक मूवमेंट होता है, अपन नॉर्मली लोग 2 सेकंड 5 सेकंड बस घिस के चले गए, तो वो गलत टेक्निक होती है जिससे वो दांत खराब होते हैं, घिस जाते हैं। तो ब्रश भी आपको सॉफ्ट वाला यूज़ करना चाहिए। और जो ब्रशिंग टेक्निक होती है, जैसे हमारी क्लिनिक पे जो भी पेशेंट आता है हम उसे ब्रशिंग टेक्निक हमेशा बताते हैं। जो सफाई करवाते हैं, स्पेशली वो बच्चे जो आते हैं उन्हें तो हम स्पेशली बताते हैं कि शुरू से उनकी टेक्निक सही रहे। तो और आप यूट्यूब पे भी बहुत सारी हैं टेक्निक, आप देख सकते हैं, तो उससे आपको सही मालूम पड़ेगा। सर, आई एम अ बिग फैन ऑफ ऋषभ रिकीराम, ही इज़ अ ग्रेट म्यूजिशियन एंड अ सितारिस्ट। उनके दांतों को मैंने ऑब्जर्व करा है, देयर इज सम ग्लिटर एंड डायमंड्स विच आर देयर, तो अगर ये करवाना हो तो कैसे करवा जाए सर? वो हम भी लगाते हैं, ग्लिटर्स भी होते हैं, डायमंड्स भी होते हैं, वो डिपेंड करता है पेशेंट क्या चाहता है, कि उसका क्या बजट है खासकर। और अधिकतर ये एक्चुअली यूज़ करते हैं, जैसे ब्राइड जो होती हैं वो अपनी मैचिंग ड्रेस से मैच करवा के लगवाती हैं स्माइल के लिए, और वो उनकी जो फोटोग्राफ्स वगैरह आती हैं उसमें बहुत अच्छी आती हैं, तो ये आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और ये हम बहुत टाइम से कर रहे हैं, बहुत टाइम हो गया उसको। तो बहुत कॉमन चीज़, मतलब इस प्रोसेस में कोई पेन वेन कुछ नहीं? नहीं, कोई पेन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, एक बहुत मुश्किल से 15 मिनट्स की प्रोसेस होती है और कुछ भी पता नहीं लगता है। एंड दिस आर रिमूवेबल, आप बाद में हाँ, बता रिमूवेबल भी होता है, कुछ फिक्स वाले जो ऐसे जिसको ओरिजिनल डायमंड लगवाते हैं तो उसको फिक्स भी करना रहता है, वो निकलेंगे तो दिक्कत आ जाएगी इसलिए। ठीक है सर, तो हम ज़रूर आपके क्लिनिक आएंगे सर। आई एम बहुत टाइम से सोच रहा था मैं कि वो कैसे हो सकता है, आपने आज उसका सॉल्यूशन मुझे दे दिया। सर, इम्प्लांट्स जो होते हैं क्या ये सोना चांदी
के होते हैं, सिरेमिक के होते हैं, क्या प्रोसेस होती है, इम्प्लांट्स कैसे करवाए जाते हैं सर? इम्प्लांट जो होता है वो रिप्लेसमेंट ऑफ टूथ है, आपका मिसिंग टूथ जो रहता है उसको रिप्लेस करने का सबसे बेस्ट तरीका है। आपका दांत निकल गया तो आप उसके आपको फिक्स दांत कैसे आएगा? फिक्स दांत के लिए इम्प्लांट यूज़ होता है। पहले लोग एक लगाते थे बत्ती से निकालने लगाने वाली, या फिर एक ब्रिज बनवा लेते थे। तो ब्रिज में क्या होता है कि आसपास के दांतों को, अच्छे दांतों को भी घिसना पड़ता है। लेकिन इम्प्लांट में क्या होता है कि आपका एक दांत निकला है तो उसकी जगह पे ही एक इम्प्लांट लगा देते हैं। वो एक प्रॉपर जो होता है आपका, जहाँ पर जड़ होती है, जड़ की जगह पे वहाँ इम्प्लांट जाता है तो बोन के अंदर जाता है वो। तो बोन के अंदर जाके वो फिक्स होता है। तो आगे के लिए वहाँ से आपका बोन जो है, वहाँ से बोन भी नहीं जाती है, बोन का डिग्रेडेशन नहीं होता है, और वो हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। फिर वो उसकी लाइफ लॉन्ग हो जाता है वो, अगर प्रॉपर उसको अगर बोन बन गई है उसके आसपास तो फिर उससे कुछ नहीं होता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ जो टूथ है वो मेन जो है वो इम्प्लांट है। और ये बनता है, ये सोना चांदी का नहीं बनता है। ये आपका जो टाइटेनियम होते हैं या नोबल मटेरियल्स होते हैं, मेनली जो बायो कॉम्पेटेबल होता है, जो आपकी बॉडी के साथ यूज़ हो सकता है, वो मटेरियल का यूज़ होते हैं। ओके। अधिकतर टाइटेनियम ज़्यादा मैक्सिमम यूज़ होते हैं। 2-3 मिक्सचर होते हैं नोबल मटेरियल के, उसको मिक्स करके वो बनता है। वो स्टील भी नहीं होते, लोग समझते हैं वो स्टील का स्क्रू बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है, उसमें कभी जंग नहीं लगेगी, कुछ नहीं होगा। तो वो एक स्पेशल नोबल मटेरियल के बने हुए रहते हैं। ओके सर, एक स्माइल जो होती है इंसान की, अगर वो अच्छी हो स्वस्थ दांतों के साथ, तो क्या ये कॉन्फिडेंस बूस्ट करती है इंसान का? बहुत ज़्यादा। मैं आपको एक अपने इंसिडेंट से एक बताता हूँ। मेरे पास एक गर्ल थी छत्तीसगढ़ से, वो यहाँ पर पढ़ती थी। जब आई थी मेरे पास, बहुत ही उसकी फ्रेंड्स को ज़बरदस्ती लेके आई थी। वो कुछ बोलती नहीं थी, कुछ भी नहीं बोलती थी। वो अपने आप में एक डिप्रेस वाली जो कहानी थी वो थी। तो उसको मेन जो प्रॉब्लम थी उसके दांतों की थी। उसको ऐसा लगता था कि मेरे दांत उसके बाहर थे पूरे। तो उसके घर वाले या बोलते थे उसकी शादी नहीं हो रही थी, उसके रिश्ते नहीं हो पा रहा था। तो वो उसकी फ्रेंड मेरे पास, जब उसका फ्रेंड का मैंने इलाज करा था तो फ्रेंड उसको लेके आई थी। तो मैंने उसको देख के उसके पास 3 महीने थे, यहाँ से इंदौर से उसकी पढ़ाई ख़त्म हो रही थी और वो जाने वाली थी। और वो चाहती थी मैं जाऊँ नहीं, क्योंकि मेरे को उसको पता था घर जाके क्या होने वाला है वापस, ये सब चीज़ों पे वो पढ़ना नहीं चाहती थी। मैंने उसके 3 महीने में उसको अलाइनर्स और बाकी जो स्माइल ट्रीटमेंट होता है वो पूरा उसका प्लान करके करा। और 3 महीने में जब वो गई, उसके बाद वापस उसको एक महीने में मेरे पास वापस आना था। 6 महीने थे मेरे पास, जो 6 महीने में ट्रीटमेंट कंप्लीट किया था मैंने। उसके बाद जो वो आई 3 महीने बाद, उसके बाद ही उसमें ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि उसने जॉब भी ज्वाइन कर ली, वो पढ़ाने लग गई एज अ टीचर, उसका रिश्ता हो गया, और विद इन 6 मंथ उसका शादी हुई। और अब आप उससे मिलोगे तो उसको इतना कॉन्फिडेंस है। उसने मेरे को आके जब शादी का कार्ड दिया था तो उसने मुझे एक लाइन बोली थी कि सर, अगर आप मुझे नहीं मिलते तो या तो सर मैं कहीं भाग गई होती, और या मैं कुछ ऐसा कर लेती कि मैं बाद में पछतावा होता सबको, पर आपने मुझे बचा लिया। तो वो सुन के मुझे ऐसा लगा था कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा काम करा है। तो वो स्माइल कितना मैटर करता है आपका। जिनके प्रॉब्लम है, जिनको आप उनसे देखो, वो आपसे ढंग से बात ही नहीं करेगा, वो आपसे भगेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं मुंह खोलूंगा तो सामने वाला हंसेगा मेरे ऊपर। तो एक कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है आदमी का। और आप उसको दांत सही करके दो तो उसका कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे चले जाएगा, हर काम उसका अच्छा होगा। हाँ सर, कुछ लोग होते हैं, कुछ दोस्त भी हैं हमारे, वो ब्रश भी करते हैं, दांतों की केयर भी करते हैं, पर उनको ये पता नहीं पड़ता, बट वेन एवर यू टॉक टू देम देर इज़ अ ओडोर, अ स्मेल विच कम्स। इससे कैसे बचा जाए, और सामने वाले को कैसे दबी भाषा में बोला जाए कि भाई तू डेंटिस्ट के पास चला जा, देर इज़ सम प्रॉब्लम विथ यू? एक्चुअली क्या होता है कि हम जब ये बायोफिल्म बन जाती है दांतों के ऊपर, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसकी एक लेयर बन जाती है दांतों के ऊपर। जो आप बोलते हो पीली पीली मेरे दांत पीले हो रहे हैं, वो एक बायोफिल्म है वो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो वो जब होता है तो वो फिर आपके गम्स को भी इफेक्ट करेगा, सबको इफेक्ट करेगा, दांतों को भी। और वो अपने आप में आपको जो है वो हेलिटोसिस करता है, मतलब स्मेल आती है। तो वो बैक्टीरिया होते हैं उसके अंदर, वो बैक्टीरिया के कारण बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो जब वो गम्स में फैल जाता है तो पेरियोडोंटाइटिस हो जाती है, तो उसके कारण ये और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है आपको। तो वो जो स्मेल आती है फिर उसके कारण आती है। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप क्लीनिंग करवाओ। वो क्लीनिंग जो होती है वो नॉर्मली हम लोग खुद अपने साल में 2 बार क्लीनिंग खुद करते हैं। और अब तो जीबीटी आ गया है, जीबीटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
टीबीटी तो आप हर महीने भी आप जरा सा करा लो तो कोई इशू नहीं होता उसके अंदर, क्योंकि वो बायोफिल्म पूरी हटा देता है। बायोफिल्म में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया सब हटा देता है। तो सबसे बढ़िया तरीका आपको ये आप स्मेल से बचने का वो यही है, क्योंकि आप खाने पे कंट्रोल तो करोगे नहीं, आप कितनी भी क्लीनिंग कर लो, ब्रश कर लो, आप प्रॉपर सब जगह पे ब्रश जा नहीं सकता, तो कहीं ना कहीं बैक्टीरिया तो बैठेगा ना, वो बायोफिल्म रह जाती है, गम्स के अंदर रह जाती है। तो वो सब चीज़ों के लिए आप क्लीनिंग करवाओ सबसे बेस्ट। अपने फ्रेंड को बोलो कि भाई क्लीनिंग करवा लो, उसमें कोई इशू वाला बात है ही नहीं। ठीक है सर। और सर कुछ लोग हमने देखे हैं, उनके ये एक कॉमन प्रॉब्लम भी है, ये आगे के जो दो दांत होते हैं ये या तो बाहर निकल जाते हैं या इनके बीच में गैप हो जाता है। जाने अनजाने में लोग इसको इग्नोर करते हैं, बट ये आगे के दो दांत की प्रॉब्लम तो रहती है। तो ये आगे के दो दांत ही में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों रहती है और इसको सॉल्व कैसे करा जाए सर? एक्चुअली जो आगे के दो दांत आप बोल रहे हो, तो वो ये जब 6 साल का बच्चा होता है, तो ये 6 साल के इसमें सबसे पहले जो दांत बनने लगते हैं वो सामने के दांत होते हैं। तो वो जब दांत तब आता है, तब क्या होता है कि या तो पुराना दांत निकलता नहीं है पूरी तरीके से, और ये आना स्टार्ट हो जाता है। तब जो पेरेंट्स होते हैं तब ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर वो दांत आगे है तो ये वाला दांत उसकी पोजीशन, उसको तो आना है, वो तो आएगा। तो अगर वो दांत गिरा नहीं है, वो पीछे है, तो वो आगे की साइड से आ जाएगा, तो बाहर हो जाएगा। और या तो वो उसके पीछे की साइड से आएगा, पीछे की साइड से आएगा तो अंदर हो जाएगा, और या तो वो साइड में से जाएगा कहीं ना कहीं से। तो इस तरीके से उसकी पोजीशन इसलिए बहुत जल्दी खराब होती है, क्योंकि सबसे पहला दांत जो आने वाला है 6 साल के, उसमें वो ये वाला होता है। तो सबसे पहला तो ये ध्यान रखना चाहिए कि 6 साल में अगर वो दांत हिल रहा है तो उसको नहीं गिर रहा है और दूसरा दांत आपको दिखने लग गया कि आ रहा है, तो उसको टाइम पे निकलवा दो, सबसे बेस्ट। और बाद में भी ये जो होता है अलाइनर्स, आपका ब्रेसेस से आप उसको पूरा ठीक करा सकते हो, आप विनियर्स लगवा सकते हो, बहुत सारी प्रोसेस होती है जिससे आप ठीक कर सकते हो। ओके, आपने अभी एक विनियर्स करके एक प्रोसेस बोली सर, ये क्या होती है डेंटिस्ट? विनियर्स जो होती है, जैसे दांत को आपको ऊपर की लेयर पे आपके सामने के दांत बाहर हैं, लेकिन आपको अब ना तो आप ब्रेसेस करवाना है, आपको ना तो ऑर्थो ट्रीटमेंट करवाना, तो स्माइल डिज़ाइन जो मैंने बोली है, वो स्माइल डिज़ाइन से आप क्या कर सकते हैं कि आप प्रॉपर हर दांत का एक जो पर्टिकुलर मेजरमेंट होता है, वो एक दांतों के ऊपर की लेयर पे थोड़ा सा आधी, मतलब दांत को सामने की लेयर पे हम घिसते हैं, और उसके ऊपर वो एक केप का आधा पार्ट समझ लो आप, आपकी भाषा में अगर मैं बोलूँ तो वो आधी केप एक टाइप उसके ऊपर पूरा चिपक जाती है, तो उससे वो एक पूरा स्माइल डिज़ाइन होता है, तो उसको विनियर्स बोलते हैं। सर मैं बॉलीवुड का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और वहाँ पर देखा जाए तो हर इंसान, हर एक्टर, हर एक्ट्रेस की स्माइल अच्छी रहती है, बहुत ही प्यारी स्माइल रहती है, शाइनिंग दांत रहते हैं। तो क्या ये एक्टर्स बड़े लोग ही कर सकते हैं कि नॉर्मल भाटियाज पर आकर भी एक नॉर्मल आदमी भी करवा सकता है? नॉर्मल आदमी आके करवा ही रहे हैं, अभी हो भी रहा है। और आज लोग स्पेशल मेरे पास तो फोटोग्राफ लेके आती हैं गर्ल्स कि सर मेरे को ऐसी चाहिए लुक सर। तो उसको कई बार ये भी होता है कि अब सिर्फ दांत नहीं होता है, फेस भी होता है आपके पास। मैं कर तो दूंगा, लेकिन आपका फेस वैसा नहीं है, तो आपको अच्छा लगे या नहीं लगे। तो इसलिए हमारे पास प्रॉपर एक पूरा कंप्यूटर में पूरा प्लान है, सब चीज़ें तो वो दिखा देते हैं हम लोग कि ये होने के बाद ऐसा दिखेगा। तो वो इस तरीके से हम उसको पूरी डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ पर आपको जैसे ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बड़े लोग ही करवा सकते हैं, हर कोई भी करवा सकता है। मतलब इफ़ आई वांट टू हैव अ स्माइल लाइक शाहरुख खान साहब, आई कैन हैव दैट? शाहरुख खान से ऐसी बना देंगे अरे वाह सर। आपको अच्छी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं। सर इम्प्लांटेशन जो होता है, क्या ये वाकई में 6 महीना, 7 महीना, 8 महीने की प्रोसेस है कि इट कैन बी डन इन अ स्मॉल टेन्योर ऑफ टाइम? एक्चुअली इम्प्लांट अधिकतर लोग जो करते हैं वो करने के बाद फिर 3 से 6 महीने पूरा रुकते हैं, वो अच्छे से हड्डी बन जाए, उसके बाद फिर उसके ऊपर लोडिंग होती है, मतलब केप फिर लगाते हैं, फिर वो दांत दिखता है। हम लोग जो करते हैं वो स्टेंट करते हैं, हम लोग 76 आवर्स के अंदर कंप्लीट कर देते हैं, आपका दांत भी दे देते हैं। तो और इवन कुछ केसेस में तो हम लोग दांत निकालते हैं और इम्प्लांट डाल देते हैं। तो हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत एडवांस वाली टेक्नोलॉजी यूज़ करके इम्प्लांट कर रहे हैं, इसमें पेशेंट को पेनलेस होता है और बहुत जल्दी काम होता है उसका। ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट सर। सर कुछ लोग डेंटिस्ट से घबराते हैं, कुछ भी दांत दुख रहा है या इवन सड़ता हुआ भी दांत दिख रहा है तो वो होम रेमेडीज़ करते रहते हैं, कुछ लौंग खा लेंगे या उसको दबाते रहेंगे, कुछ चूसते रहेंगे, ये होम रेमेडीज़ है, इससे दांत सही हो जाएंगे। सारे क्वेश्चन आप अपनी पूछ रहे हो।
तो क्या सर ये होम रेमेडी से प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि डेंटिस्ट के पास चले जाना चाहिए टाइम से? देखो, होम रेमेडी जो होती है कुछ तो ठीक है, पर कुछ तो ऐसी होती है कि और बढ़ा के ले आते हैं, और उसके कारण जिसमें वो दांत बच रहा होता है तो बच भी नहीं पाता है, फिर पूरा निकालो। तो वो जो लोग दबा लेते हैं, अब लोग दबी हुई है, उसके अंदर इतना एब्सेस क्रिएट हो गया कि आप क्या करोगे। तो आजकल चीज़ें चेंज हो गई हैं, आपके पास डेंटिस्ट है, आप आके इसको उसी समय कराओ। लोग बोलते हैं डेंटिस्ट्री बहुत महंगी है, मैं बोलता हूँ कि अगर आपको दांत में ज़रा सा कुछ ठंडा गर्म हो रहा है, सबसे पहले तो आप सफाई करवाओ। नॉर्मल सफाई कराओगे तो पहली बात तो कुछ होगा नहीं, वो भी जीबीटी जैसी मशीन से तो कुछ होना ही नहीं है, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, कैरीज भी नहीं होंगी। और अगर आपका चलो कैरीज हो गई, दांत में मालूम है कुछ फंस रहा है, तो आप टाइम पे आके उसकी फिलिंग करवा लो, उसकी कॉस्ट तो कम है ना। अगर आप वो भी नहीं कराते हो, चलो फंस रहा है फंसने दो, उसके बाद फिर दांत टूटता है, फिर आपको पेन होने लगता है, तो फिर आप आते हो तो उसका रूट कैनाल करवा लो, चलो ठीक है, वो भी नहीं करवाना है, फिर वो फ्रैक्चर हो जाता है, अब फ्रैक्चर लेके आते हो आप, फिर दांत निकलता है, फिर दांत निकाल के आप क्या करोगे, फिर इम्प्लांट पे जाओगे या वो करोगे, तो वो फिर कॉस्टली पड़ जाता है आप। तो आप खुद ही अपनी प्राइस बढ़ा रहे हो ना, खुद देखो ना। और पेन भी साथ साथ बढ़ाते पेन भी हैं। बढ़ा रहे हो, इन्फेक्शन भी बढ़ा रहे हो, हर प्रॉब्लम बढ़ाते और जा रहे एक हो। दांत के साथ दूसरा दांत भी खराब होगा। और डेंटिस्ट्री ऐसी चीज़ है कि उसकी कोई भी आज तक ऐसी दवाई नहीं बनी है कि आपकी बस दवाई खा ली और हो गया काम। सिर्फ दवाई खाने से आप दर्द को कंट्रोल करते हो, और वो भी दर्द कंट्रोल हो रहा है उस समय के लिए, बाद में जो वो दर्द होने वाला है ना, वो उस दवाई से भी कंट्रोल नहीं होगा। तो कोई भी डेंटल का जो ट्रीटमेंट है वो करवा के ही सही होगा दांत, सिर्फ दवाई गोली से ठीक नहीं होगा। सर कुछ लोग डेंटिस्ट से शायद इसलिए भी डरते हैं कि कुछ मूवीज़ में या कुछ शोज़ में या कुछ कॉमेडी शोज़ में ऐसा बताया जाता है कि वो पकड़ के दांत खींच के बाहर निकालता है। होता है सर ऐसा? पहले ज़माने में होता था, जब गांव में अभी भी आजकल जो है जो क्वैक्स हैं, वो लोग जो करते हैं वो पता नहीं क्या करते हैं, तो वो तो आदमी मर जाए वो वाली कहानी हो जाती है, और उसको प्रॉपर एनेस्थेसाइज भी नहीं करते, एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। तो वो सब पुरानी चीज़ें हैं, उसको लेके अभी चल रहे हैं, जिसमें दांत निकालते निकालते कितनी बार हमारे पास केसेस आए हैं कि दांत निकालते हुए फ्रैक्चर ही कर देते हैं। तो पेशेंट एक दांत निकालने गया, उसको पता नहीं क्या हो जाता है। तो आप क्वैक्स के पास मत जाओ, क्वैक्स से आप अवॉइड करो, आप पढ़े लिखे डिग्री वाले जो डॉक्टर्स हैं उनके पास जाओ, तो कुछ भी सब चीज़ आराम से होगी, और आपको पेन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, और आप जितनी जल्दी जाओगे उतना ज़्यादा बेटर है। मतलब व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम योर होल थिंग सर, कि अगर आपको दांत में कुछ भी सेंसेशन होता है, दांत पीले दिखते हैं, दांत में आपको कुछ भी लग रहा है, ऑर्डर आ रहा है, तो आप घबराएं नहीं, तुरंत डॉक्टर भाटिया चले जाइए, सो दैट आपका अर्ली केयर जितना हो जाए उतना बेटर है। हाँ, जितनी जल्दी हो जाए आपके पास डॉक्टर भाटिया क्लिनिक पे आप आओ, और आपका पेनलेस ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहले तो आपको दर्द नहीं होगा, और एकदम आपको जो एनवायरनमेंट मिलेगा वो बिल्कुल ऐसा आपको लगेगा नहीं कि आप हॉस्पिटल में आ गए हो या आपसे कोई ऐसे बात कर रहा है। सब आपको फैमिली वाला पूरा माहौल देंगे, और पेशेंट को डर तो वहीं ख़त्म हो जाता है जब आपके पास आप अच्छे से किसी से बात कर रहे हो, उसकी प्रॉब्लम आप समझ रहे हो, सुन रहे हो, तो आधी प्रॉब्लम तो पेशेंट वहीं खुश हो जाते हैं। कितने मेरे पास जो आते हैं जो एजेड वाले होते हैं, वो जब मेरे से बात करते हैं तो भले उसको वो 15-20 मिनट बात करेंगे मेरे से, पर मैं करता हूँ आराम से बैठ के उनकी पूरी सुनता हूँ। वो कुछ तो अपने घर की सब कहानी में सुना देते हैं, मैं सुन लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, उनको अच्छा लग रहा है। तो वो सब चीज़ें क्या होता है, आदमी रिलैक्स होता है उसके बाद। मतलब डॉक्टर भाटियाज में आपको अपनापन ज़्यादा मिल जाता है, तो आप पेशेंट को कंफर्टेबल इतना कर देते हैं कि वो ही गेट मिंगल्ड विथ यू लाइक अ फैमिली। सबसे पहले हम कंफर्टेबल करते हैं, पेशेंट को अपने आप कॉन्फिडेंस आता है, और फिर अपने आप सब चीज़ें सही हो जाती हैं। यस। और नई टेक्नोलॉजी सबसे बड़ी बात है, सारी टेक्नोलॉजी हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सबसे एडवांस है। तो उसमें तो वो टेक्नोलॉजी ली इसलिए गई है कि उसमें पेन कम हो और जल्दी से अच्छा ट्रीटमेंट हो जाए। डॉक्टर भाटिया, वेडिंग सीजन इज़ गोइंग ऑन, वेडिंग के पहले क्या टिप्स हैं या फिर क्या चीज़ें हैं जो कि दांतों में करी जा सकती है जिससे कि आपकी स्माइल काफ़ी ग्लैमरस दिखे आपके बिग डे के ऊपर? सबसे पहले तो आपको क्लीनिंग करवाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपकी हेलिटोसिस। अगर आपको स्मेल आ रही है तो आप खुद सोचो कि कैसे होगा। तो सबसे पहले तो जिसकी भी वेडिंग है मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप क्लीनिंग करवाओ, है ना। अगर आपके दांत अच्छे भी हैं, आपकी स्माइल अच्छी भी है, तो भी क्लीनिंग करवाओ, है ना। खासकर जीबीटी करवाओ आप। जीबीटी से आपको जो मालूम नहीं पड़ता है कि दांत सफ़ेद होते हैं, उसके बाद भी बायोफिल्म होती है, वो निकल जाती है। और दूसरा, आपके अगर दांत मिसिंग है, कुछ लोग मैंने देखे हैं कि दांत शादी के दिन खड़े हुए स्टेज पे, वो खिड़की बनी हुई है अच्छा नहीं लगता है वो फोटोग्राफ। फिर आप जिंदगी भर की आपकी फोटोग्राफ्स होती हैं वो, तो वो आप
उसको पहले से आप वो ठीक करवाओ। आपकी स्माइल अगर अच्छी नहीं प्रॉपर नहीं है तो आप स्माइल करवाओ, वाइटनिंग करवाओ। वो आप दांत की ब्लीचिंग होती है, वाइटनिंग होती है, तो आप वो वाइटनिंग कराओ तो आपकी स्माइल और अच्छी इन्हांस होगी और आप और स्मार्ट दिखेंगे और अच्छा दिखेंगे। तो ये सब तो करवाना ही चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया था वो ग्लिटर्स होते हैं आजकल, आप मैचिंग ड्रेस के साथ करवा सकते हैं हर चीज़। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो अपन करके आप उस दिन को आप और स्पेशल बना सकते हैं। वेरी गुड। घर पे क्या वाकई में दांत फिक्स हो जाते हैं? अगर मेरा दांत निकला है तो क्या मैं उसको वापस लगा सकता हूँ कि मुझे डेंटिस्ट के पास ही आना ज़रूरी है? कोई ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं आपके साथ में? एक पेशेंट मेरे पास आया, उसकी केप निकल जाती है। अपनी केप जो होती है कई बार निकल जाती है क्योंकि प्रेशर गलत आता है या केप में कुछ गड़बड़ होती है, दांत टूट जाता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो उसने क्या करा कि उसने केप को फेविक्विक डाला, बोल चिपकाना ही तो है, फेविक्विक डाल के उसने केप चिपका ली। और वो मेरे पास आया रात को, उसका मेरे को फ़ोन आया कि सर ये मेरे को तो जल रहा है और सब ये हो रहा है वो हो रहा है, लेकिन उसने मुझे ये नहीं बताया कि मैंने फेविक्विक से चिपकाया है। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने बोला ठीक है आओ। तो जब मैंने देखा तो पूरा उसका गम्स पूरा जल गया था। उसके कारण जो क्या होता है, मुक्योसा होता है, आपके गम्स होता है। अब ये जो चीज़ें मटेरियल होती है ये आपके बायो कंपेटेबल नहीं है। तो उसने एक दांत के कारण पूरे कम से कम इस साइड के 5-6 दांत मसूड़े सब खराब करके लेके आया। अरे और वो फाइनली वो ये हुआ कि वो जो केप जिसने उसमें चिपकाया था, तो मैंने उससे पूछा, मैंने बोला ये तुमने किसी डेंटिस्ट से चिपकाई हुई केप तो नहीं दिख रही मुझे, ये क्या करा है, सही सही बताओ। वो बिल फाड़ रहा था किसी और डेंटिस्ट पे। मैंने उसको बोला ऐसा नहीं होता, बताओ क्या हुआ। तो उसने बताया कि मैंने फेविक्विक चिपकाई थी। तो उसके बाद उसका वो तो ठीक है 4-5 दांत का तो हुआ, वो दांत भी निकालना पड़ गया, वरना अदरवाइज वो आता, वो केप निकल गई है, वो नॉर्मल वो केप को हम चिपका देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थी, ना उसका इतना कोई खर्चा होना था। सर इलेक्ट्रिक टूथब्रश जो है बहुत ट्रेंड में है, काफ़ी हमने एड्स देखे हैं, एक्टर्स को देखा, एक्ट्रेस को देखा, काफ़ी शो ऑफ भी चल रहा है। वाकई में हेल्पफुल है? इलेक्ट्रिक ब्रश जो है वो ओवर रेटेड है। लोग समझते हैं कि मैंने इलेक्ट्रिक ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो मैंने सब कुछ बढ़िया कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रिक ब्रश मतलब आप टेक्निक मेन जो होती है, मैंने शुरू में आपसे बताया था कि टेक्निक कैसे यूज़ करना चाहिए ब्रश को। तो लोग कई बार तो जो सस्ते वाले यूज़ कर लेते हैं, तो उसमें वो जो हार्ड ब्रसल्स आते हैं वो आपके पूरे दांत ही घिस जाते हैं। और आप उसको भी अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो, आप उसको वही 2-4 सेकंड करके निकल गए तो क्या सेंस है, कोई मतलब ही नहीं। उससे बेटर है आप सही टेक्निक सीखो और नॉर्मल एक सॉफ्ट वाला है अपना टूथब्रश है वही यूज़ करो। आप मत जाओ इलेक्ट्रिक वाले ब्रश पे आप, लेकिन वो ब्रश को आप सही टेक्निक से यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। सर एक बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन है मेरे दिमाग में। हमारे दादा परदादा लोग जो हैं वो कई बार अपने को ये बोलते हैं कि हमारे ज़माने में हम दातून यूज़ करा करते थे, नीम का जो आता है, उससे बेटर कुछ नहीं होता था। तो वाकई में क्या ये जनरेशन जो है उन्हें दातून पर जाना चाहिए और क्या वो हेल्पफुल है कि आवर नॉर्मल ब्रश विद गुड टेक्निक इज़ गुड? उस समय जो था कि दांत जो है आपके पास ऐसे ब्रश नहीं होते थे, जब ब्रश ही नहीं थे तो आप दांत कैसे साफ करोगे? या तो आप उंगली से यूज़ करोगे या दातून यूज़ करते थे। तो उंगली से फार बेटर आपके दातून है, क्योंकि उसके भी रेशेस निकल जाते हैं, तो प्रॉपर एक वो होता है। और नीम के जो होते हैं वो अपने आप में थोड़े हेल्दी चीज़ें तो हुई, तो नीम हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इसके लिए। लेकिन अभी आप बोलो कि आप ये ब्रश छोड़ के आप दातून पे जा रहे हो, तो आप तो ये समझ लो कि आप कार छोड़ के बैलगाड़ी पे जा रहे हो। तो आप खुद सोचो कि आपको बैलगाड़ी पे जाना है कि कार पे जाना है, तो उस पे किस पे सवारी करनी है। तो आप ये सोच के आपको डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। और दातून सबसे बड़ी बात है कि दातून में जो रेशेस निकल जाते हैं वो फाइबर्स टाइप जो चीज़ें होती है वो आपके दांतों में फंस जाती है, आपके गम्स पे स्वेलिंग आ जाती है उससे, तो आप और प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हो। तो और पहली बार ज़माने में तो पहली बात जो अभी अपन खा रहे हैं जंक फूड, वो इतना जंक फूड था ही नहीं। तो इतना जंक फूड जब उस समय तो उनके वैसे ही हेल्दी थे दांत। और अब आप जो खा रहे हो जंक फूड वो आप सोच सकते हो कि दातून से साफ हो सकते हैं? सर केवल माउथ वॉश करने से काम हो जाता है? ब्रश का रिप्लेसमेंट है माउथ वॉश? नहीं, ब्रश का रिप्लेसमेंट नहीं है, उसका एड ऑन है। आपने अगर अच्छे से ब्रश नहीं किया है, ब्रश आप सब जगह नहीं आपका पहुंच सकता है, तो आप माउथ वॉश यूज़ करोगे तो कम से कम ऐसा लिक्विड आप पूरे ओरल कैविटी में आपका रिंस हो जाता है, तो कुछ जमा हुआ है तो वो निकल जाएगा और बाद में एक लेयर बना देगा। आप उसके बाद अगर कुछ खाओगे नहीं तो वो आपको बचाएगा, तो उस हिसाब से माउथ वॉश है। लेकिन ये नहीं है कि आप माउथ वॉश कर लिए तो ब्रश करने की ज़रूरत नहीं है। ओके ओके, तो रात को अगर ब्रश ना करें और माउथ वॉश करके सो जाए तो चलो? वो वही बात है। अब आप ब्रश नहीं कर रहे हो, कम से कम माउथ वॉश तो कर लो, बस यही कहानी है।
और कम से कम जैसे दिन में आप हर टाइम ब्रश नहीं कर सकते हो 3-4 बार, तो ये है कि बेटर आपने लंच करा, लंच के बाद आप ब्रश तो नहीं कर सकते हो, तो आप माउथ वॉश कर लो, वो ज़्यादा बेटर है। इस तरीके से आप चलोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। डेंटिस्ट से जनरली लोग इसलिए भी घबराते हैं सर, क्योंकि ये नॉर्मल लोगों को लगता है कि ये डेंटल चीज़ बहुत महंगी होती है, ट्रीटमेंट्स बहुत महंगे होते हैं, इसलिए लोग घरेलू उपचार करते रहते हैं। तो वाकई में क्या डेंटल के जितने भी आपके उपचार हैं वो एकदम महंगे होते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि डेंटिस्ट्री इज़ नॉट एक्सपेंसिव, हम्म लेकिन आप जितना लेट इलाज कराते हो तो उतना आप एक्सपेंस आप बढ़ा रहे हो अपने। जैसे कि आपका पहले से ही अगर कुछ दांत में कुछ लगा है कि खाना फंस रहा है, आप फिलिंग करवा लो। फिलिंग विल कॉस्ट यू 500 to 1000 ओनली। अगर आप अगर आपको लगता है कि उसके बाद आपका दांत टूट गया है तो दांत बन जाता है, अगर पेन नहीं है तो वो नॉर्मल आपका 2000-3000 में काम हो जाता है। अगर आपका दांत का आगे ज़्यादा खराब हो गया है, पस बन गया है, तो आप रूट कैनाल करवा लो, तो वो फिर आपका 4-5 हज़ार पर चीज़ें चले जाती है। तो इस तरीके से आप ट्रीटमेंट उसी का बढ़ा रहे हो ना, तो आपका जो चीज़ आपकी 1000 के अंदर हो सकती थी वो आपने 5000 पे ला दी, तो इसमें गलती किसकी है? आप जितना टाइम उसमें वेस्ट कर रहे हो नहीं आके, उससे आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ा रहे हो। डेंटिस्ट्री आपका महंगा नहीं है, लेकिन आपका जो टाइम आप लेट आ रहे हो, पेशेंट जो लेट आता है वो गलत हो जाता है। सर बहुत सारे एड्स हम जनरली देखते हैं टीवी के ऊपर, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। वाकई में नमक की ज़रूरत होती तो पेस्ट पे एसिड डाल के लगा लें। ये सब तो मैं बोलूँगा कि ये सब एड के तरीके हैं अपने, इससे कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। आप नमक डाल लो, उसमें जल जीरा डाल लो, उसमें आपका जो आपको मिलाना है सब मिला के आप करफ्स को वोडका बना लो, कॉकटेल बना लो, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके क्या टेक्निक है आप वो यूज़ करो, वो ज़्यादा बेटर है। ब्रश की टेक्निक आप कैसे क्या यूज़ कर रहे हो, वो एक मीडियम है। पेस्ट आप समझो वो एक मीडियम है। जो दांत तो को आप ब्रश कर रहे हो उसके बीच में एक मीडियम चाहिए, ताकि आपके दांत घिसे नहीं, तो वो उसको बचाता है। लोग फिटकरी भी यूज़ करते हैं, सब चीज़ें यूज़ करते हैं, कुछ नमक, वो सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं, उल्टा दांत वो ख़राब हो जाते हैं क्योंकि आपकी नेमल की लेयर ख़राब हो जाती है। और लोग नींबू नमक का भी निचोड़ कुछ लगा लेते हैं, फिटकरी उससे से साफ कोई कर ऐसा लेते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेनली आपकी ब्रशिंग टेक्निक पे सब चीज़ें। ब्रशिंग टेक्निक यूट्यूब से सीखें, सही तरीके से करें, दैट इज कितनी बार आप कर रहे हो ब्रश वो डिपेंड करता है। और खाना क्या आप खा रहे हो आजकल, सबसे ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा शुगर इंटेक कर रहे हो, जंक फूड खा रहे हो, तो बट नेचुरली आप कितना भी ब्रश करो तो फ़र्क पड़ेगा ही ना दांतों पे। सो थैंक यू डॉक्टर भाटिया, इट वाज अ रियली इंसाइटफुल पॉडकास्ट फॉर माय व्यूअर्स। काफ़ी टिप्स मिले हैं, काफ़ी नॉलेज आपने दिया। सो आई एम वेरी श्योर आफ्टर दिस पॉडकास्ट देयर विल बी लॉट ऑफ पेशेंट्स कमिंग टू डॉक्टर भाटिया फॉर द राइट कंसल्टेशन। थैंक यू वेरी मच। आप बहुत जनरस हैं, अच्छे इंसान हैं, और आपने बहुत बारीकी से सही सलाह पॉडकास्ट में हमारे व्यूअर्स को दी है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो सर। थैंक यू आकाश जी मुझे बुलाने के लिए और इतने अच्छे क्वेश्चन पूछने के लिए। जो मेन सब पेशेंट्स का रहता है सबसे क्वेश्चन, वो अपने कॉमन क्वेश्चंस पूछे। मुझे लगता है कि आपके कारण मैंने सही जवाब दिए हैं। जो पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको सही जवाब मिले होंगे, उनकी प्रॉब्लम दूर होगी। और मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, ज़रा सी ही प्रॉब्लम है, आप कंसल्ट करो। डॉक्टर भाटिया डेंटल केयर पे आप आओ, वेयर वी टेक एवरी टूथ केयर, स्पेशल केयर, और आपको कोई दिक्कत नहीं होती है। पेनलेस ट्रीटमेंट होता है आपका, और हर काम आपको पूरा ऐसा फैमिली इन्वायरमेंट में होता है। और आपको बिना कोई डर के, बिना कोई पेन के आपका इलाज आपको जल्दी से जल्दी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ आपका होता है।